रिगर मोर्टिस मौत के बाद शरीर में आने वाली एक हालत है। ये 2 से 6 घंटे बाद शुरू होती है और 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से फैल जाती है। देखिए ऐसा क्या होता है कि एक अपार्टमेंट में रहने आए चिन नाम के एक एक्टर के साथ होने लगता है कुछ ऐसा जिससे उसकी जान पर बनाती है। और मामला तब और भी उलझ जाता है जब पता चलता है कि इस बिल्डिंग में घूम रहा है एक पिशाच और कुछ डरावनी आत्माएं। क्या जियांगशी शिकारी का वंशज अपनी तालिस्मान की ताकत से चिन को बचा पाएगा? कहां से आया है ये पिशाच? कौन है ये ट्विन सिस्टर्स की आत्माएं? आखिर और कौन कौन से राज दफन है इस बिल्डिंग में? देखिए इंसानों और शैतानों की ऐसी जंग जिसका क्लाइमैक्स आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई ताकतवर सुपरनैचुरल शक्तियों का टकराव हुआ था। वैसे यहाँ हमें कुछ लोग घायल दिखते हैं, पर इन फ्रेम में इस फिल्म के कौन कौन से किरदार हैं उन्हें मैं अभी रिवील नहीं करूंगा सिवाय चिन के। तो फिल्म आगे बढ़ती है चिन के वॉइस ओवर से, जहाँ वो इस घायल हालत में सोच रहा होता है कि कैसे वो एक इतना फेमस एक्टर होने के बाद भी आज इस हालत में यहाँ पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उन चीजों का मुकाबला कर रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब हमें चिन के फाइट से पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो एक बड़े एंड पुराने से बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में आता है क्योंकि वो शायद अपनी लाइफ और अपने पिछले काम से थक चुका है और उसे अब कुछ वक्त अकेले रहना है। यहाँ लिफ्ट में हमें अपने सिर पर किसी तरह का लिक्विड गिराए पाक नाम के इस बच्चे को दिखाया जाता है जो शायद चिन के फ्लोर पर ही रहता है। अपने अपार्टमेंट के पास आने पर उस बिल्डिंग का गार्ड चिन की मदद करने आता है। यहाँ चिन को पता चलता है कि सब इन्हें अंकल यिन कहकर पुकारते हैं और चूंकि यिन यहाँ काफी सालों से है इसलिए वो यहाँ सबके बारे में अच्छे से जानता है। यहाँ चिन को पता चलता है कि इस पूरी बिल्डिंग का अंकल यिन ही एकमात्र गार्ड है। यह बात थोड़ी अजीब थी। यहाँ अंकल यिन कमरे में आते ही कुछ रिचुअल करता है और चिन को बोलता है कि चूंकि यह कमरा बहुत दिनों से बंद था इसलिए हमें पूजा कर लेनी चाहिए। पर अंकल यिन के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रहे थे। अंकल यिन जल्दी से पूजा करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चिन अपनी सूटकेस से उसके एक्टिंग के कपड़े निकालता है और उन्हें वहीं टांग कर पूरे कमरे में सफेद कपड़ा बिछाकर एक टेबल पर चढ़ जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि वो यहाँ क्या करने वाला था। वो आखिरी बार अपने फोन से अपने बच्चे की आवाज वॉइस मेल में सुनता है। तभी हमें उसके पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्प्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें समझ आता है कि चिन की बीवी और बच्चा किसी कारणवश अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए चिन ने शायद यह स्टेप उठाया था। पर उसी दौरान चिन को कई विजन आने लगते हैं और तभी वहाँ एक साया बाहर आता है जो चिन के बॉडी में घुस जाता है। पर तभी उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर एक आदमी अंदर आता है और वो रोप काट देता है। पर चिन के अंदर मौजूद साया उस आदमी पर हमला करता है, पर वो आदमी किसी तरह चिन को उस साये के चंगुल से निकाल लेता है और चिन बच जाता है। इसी बीच आवाजें सुनकर सभी लोग दौड़ कर आते हैं जहाँ हमें इस लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मुई है और उसी के साथ इस अजीब आदमी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम गौ है। वैसे जिस आदमी ने चिन को बचाया था उसका नाम था याओ। यहाँ गौ एंड याओ एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं और फिर सभी लोग चले जाते हैं। रात में चिन को महसूस होता है कि कोई उसके दरवाजे के पास है। चिन जब दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ एक औरत नजर आती है जो अजीब तरीके से चिन के कमरे के अंदर देखती है, जहाँ उसे एक लड़की का झूलता हुआ साया दिखता है जिससे वो डर कर भाग जाती है। यहाँ रात में चिन जब नीचे आता है तो हमें पता चलता है कि याओ असल में एक रेस्टोरेंट चलाता है और उसे अपने सभी कस्टमर के पसंद के बारे में अच्छे से पता है। यहाँ एक और अजीब बात दिखाई जाती है कि याओ को आत्माएं भी दिखाई देती है, इसलिए वो उनके लिए खाना भी रखता है। यहाँ जब चिन से मिलने मुई आती है तो चिन को पता चलता है कि मुई असल में इस बिल्डिंग में कपड़े सिलने का काम करती है और उसे बच्चों से बहुत प्यार है। पर वो चिन को एक सुझाव देती है कि उसे अपने अपार्टमेंट में ज्यादा दिन नहीं गुजारना चाहिए, पर चिन बोलता है कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उधर रात में मुई का पति तुंग जब कचरा फेंकने बाहर जाता है तो उसे अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। मिस्टर तुंग जब उसे देखने जाता है तो हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो बच्चा असल में एक गोस्ट था। पर तभी अचानक तुंग का पैर स्लिप करता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर समाप्त हो जाता है। इस घटना से अनजान याओ और चिन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ याओ चिन को बताता है कि एक वक्त उसका परिवार जियांगशी शिकारी हुआ करता था, यानी पिशाच का शिकार करने वाले, और इन ग्लूटेन्स राइस यानी चिपचिपे चावल का उपयोग पिशाचों के खिलाफ भी किया जाता है। पर अब न शिकारी बचे हैं न शिकार। यहाँ याओ चिन को सावधान रहने बोलता है
क्योंकि वो हर बार उसे बचाने नहीं आ पाएगा। दूसरे सीन में हमें तुंग को वापस से दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ मुई के पास आता है और बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है, पर उसका इंतजार करना, वो जल्द वापस आएगा। तभी मुई की नींद टूटती है और हमें पता चलता है कि मुई ने तुंग की इंतजार करने वाली बात अपने सपने में देखा था, पर जल्द ही मुई को पता चल जाता है कि उसका पति अब जिंदा नहीं है। इसलिए वो यहाँ गौ की मदद लेने आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि गौ काला जादू एंड रिचुअल्स करने वाला इंसान है। चूंकि मुई को ऐसा लग रहा था कि उसका पति तुंग वापस आएगा, इसलिए वो उसकी पार्थिव शरीर को अपने अपार्टमेंट में किसी को बिना बताए छुपा कर रखती है एंड गौ उसके ऊपर अपने रिचुअल्स करता है और उसके पति के चेहरे पर एक मास्क पहना देता है और मुई को आगाह करता है कि किसी भी हाल में यह मास्क न हटाए। इसके अलावा गौ यहाँ मुई को बताता है कि आने वाले 7 दिनों में उसके पति के प्राण वापस आ जाएंगे। इसके बाद वो लोग मिस्टर तुंग की बॉडी को हवा में टंगे एक कॉफिन के अंदर रख देते हैं। पर इधर अंकल यिन को मुई के घर के पास से मिस्टर तुंग का एक नकली दांत बरामद होता है। वैसे वो रिचुअल इतना स्ट्रॉन्ग था कि गौ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने सीक्रेट रूम में जाकर मटके से राख निकाल कर उसके कश लगाने लगता है, जिससे उस स्मोक में हमें एक बच्चे की आकृति नजर आती है, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि वो राख किस चीज की थी। चिन जब अपने रूम में आता है तो वहाँ पाक को देखता है, जहाँ चिन को पा की एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें बहुत क्रीपी ड्राइंग्स थे, इसलिए वो पा के पीछे जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत जो चिन के घर के बाहर आती थी वो असल में पाक की माँ थी। पर तभी चिन और पाक की फैमिली का सामना अचानक कुछ रहस्यमयी एंटिटी से होता है, जो उस कॉरिडोर के रास्ते से कहीं जा रहे थे, जिसे देखकर चिन और पाक की माँ बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पर चिन भी उनके पीछे आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मुई के कमरे में, जहाँ रिचुअल के बाद वो अपने रूम में आकर आराम कर रही होती है। पर तभी हवा में टंगा कॉफिन अचानक से नीचे गिर पड़ता है, यानी चीजें अब पहले से ज्यादा खराब होने वाली थी। इधर पाक का पीछा करते हुए चिन बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है, जहाँ अंकल यिन से चिन को पता चलता है कि उस औरत का नाम यांग फेंक है, जो पाक की माँ है। इनका भी एक परिवार हुआ करता था जो उसी अपार्टमेंट में रहता था जिसमें अभी चिन रहता है। इसका पति ट्विन सिस्टर्स को ट्यूशन दिया करता था, पर एक दिन उसके पति ने उन दोनों लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश की, पर सेल्फ डिफेंस के दौरान उन तीनों की ही जान चली गई। यांग फेंक ने जब यह सब देखा तो उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। तब से यह दोनों माँ बेटे यही रहते हैं और फेंक को आज भी उस कमरे में उन लड़कियों की आत्मा नजर आती है, जिससे चिन को थोड़ा बुरा लगता है और वो उस बच्चे से दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि हो ना हो यह दोनों चिन को अपने बीवी बच्चे की याद दिला रहे थे। इसलिए अब चिन को वापस से उस घर में रहना था तो पहले उन ट्विन सिस्टर्स की आत्मा का कुछ करना पड़ता। इधर हमें वापस से मुई को दिखाया जाता है, जो अपने मरे पति की बॉडी के सामने खड़ी होकर उससे बातें कर रही थी। पर तभी तुंग अपनी आंखें खोलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मुई ने कितनी बड़ी गलती कर डाली थी। इधर चिन मिस्टर याऊ से मदद मांगने जाता है ताकि याऊ ट्विन सिस्टर्स की आत्मा से उस अपार्टमेंट को आजाद करवा सके। याऊ बोलता है उसे इन सब झमेले में नहीं पड़ना, वैसे भी वो यह सब अकेले नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आत्माएं बहुत शक्तिशाली है। यहाँ हमें याऊ के घर में एक बड़ा सा यंत्र दिखाया जाता है। वैसे आप इसे याद रखिएगा, रात में जब चिन वापस से अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो गौ उस पर खून फेंक कर उस पर हमला करता है। यहाँ वो चिन को चारा बनाकर उन ट्विन सिस्टर्स की आत्माओं को बुलाता है, पर गौ का दांव उल्टा पड़ जाता है और वो आत्माएं वापस से चिन को पोजेस्ट कर लेती है और गौ को बुरी तरह से मारती है। पर समहाउ याओ की साइकिक पावर्स के कारण उसे पता चल जाता है और वो भी वहां पहुंचकर गौ के साथ मिल इन ट्विन सिस्टर्स की आत्माओं के साथ फाइट करता है और उन्हें किसी तरह एक अलमीरा में बंद कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्विन सिस्टर्स की आत्माएं सच में बहुत ताकतवर थी और याओ या गौ अकेले तो उनका सामना कभी नहीं कर पाते। पर यहाँ याओ गौ को बहुत डांट लगाता है कि उसने चिन की लाइफ को खतरे में डाला। यहाँ याओ गौ को बोलता है कि उसे जल्द से जल्द इस अलमीरा को जला देना चाहिए, क्योंकि यह अलमीरा ट्विन सिस्टर्स की आत्माओं को ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख पाएगा। पर गौ का मकसद कुछ और ही था, जो हमें आगे पता चलने वाला था। इधर सबको लगता है कि अब शायद ट्विन सिस्टर्स की कहानी खत्म हो चुकी है, इसलिए फेंक और पाक वापस से अपने उसी अपार्टमेंट में चिन के साथ रहने आते हैं। यहाँ हमें चिन और पाक के बीच एक रिश्ता बनता नजर आने लगता है। पर अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी था। यहाँ एक शाम याओ को अपने रेस्टोरेंट में आए ऑलमोस्ट सभी के बदन से मेंथोल और नीलगिरी के तेल की महक आ रही थी। पर अजीब बात यह थी कि किसी ने भी इन्हें अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया था। वैसे आपको बता दूं कि कई रिलीजन में मेंथोल और नीलगिरी के तेल का इस्तेमाल अंतिम संस्कार के वक्त किया जाता है। याओ यहाँ नोटिस करता है कि उन सभी के कपड़े मुई के द्वारा रिसेंटली स्टिच किए गए थे, तो ऐसा मुमकिन था कि यह स्मेल वहीं से इनके कपड़ों में आई हो। यहाँ याओ को अंकल इन से पता चलता है कि उसने कई दिनों
दिनों से मिस्टर तुंग को नहीं देखा है और मुई भी आजकल ज्यादा सोशल नहीं होती। पर मिस फेंक के मुताबिक मिस्टर तुंग को एक आदमी और बच्चों के समूह ने मिलकर मार दिया है। पर यहाँ जब अंकल येन मिस्टर तुंग का टूटा दांत दिखाता है तो यहाँ याओ को भी कुछ शक होता है। उसी रात हम मुई को गौ के पास देखते हैं जो उसे बता रही है कि मिस्टर तुंग में पूरी तरह से जान नहीं आई है। वो हर रात 11 बजे जागता है और कॉफिन को लात मारता है। वो बताती है कि उसके बाल और नाखून भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ गौ उसे बोलता है कि उन्हें शायद रिचुअल की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मिस्टर तुंग को किसी कुंवारी लड़की का खून पिलाना होगा, पर अभी फिलहाल उन्हें शांत रहना चाहिए और किसी भी हाल में मिस्टर तुंग के चेहरे से वो मास्क नहीं हटना चाहिए। तभी वहां अंकल येन आ जाते हैं जो गौ से कुछ पूछताछ करना चाहते थे, पर उन्हें वहां मुई भी नजर आती है, इसलिए वो अंदर जाते हैं। पर अंकल येन अपने पॉकेट से कुछ चॉकलेट नीचे गिराते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या सच में गौ के शैतानी बच्चों ने ही मिस्टर तुंग को मारा है। जल्द ही अंकल येन को समझ आ जाता है कि यहाँ मुई और गौ कुछ तो शैतानी क्रिया कर रहे हैं। पर अंकल येन जब मिस्टर तुंग की दांत दिखाकर गौ से पूछताछ करते हैं तो मुई पीछे से अंकल येन पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालती है। यहाँ दूसरी तरफ पाक जब मुई के यहाँ खेलने जाता है तो याओ भी पाक के साथ उसके पीछे जाता है। जहाँ याओ को मुई का बिहेव अजीब लगता है, पर अब कहानी यहाँ से टर्न लेती है। मुई यहाँ पाक को अपने उसी बाथरूम में बंद कर देती है जहाँ तुंग की बॉडी थी। यहाँ हमें तुंग के हाथों को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मुई ने तुंग के मास्क को भी हटा दिया था। इधर दूसरी तरफ अचानक से याओ का तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है, जिससे याओ को समझ आ जाता है कि आसपास कोई पिशाच आ गया है। वही दूसरी तरफ गौ को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इधर याओ जब गौ के यहाँ जाता है तो उसे गौ का पूरा अपार्टमेंट तहस नहस दिखता है। तभी याओ को घायल गौ मिलता है जो याओ को बताता है कि उसने ही तुंग को एक पिशाच में बदल दिया है। यहाँ गौ बताता है कि मिस्टर तुंग फिसलकर गिरने के बाद भी जिंदा थे, पर उसने ही उसे मारा था क्योंकि उसका मकसद था कि वो ट्विन सिस्टर्स की आत्मा का इस्तेमाल तुंग के पिशाच वाले बॉडी में करके उसे जीवित करता और उसके बाद उसकी ताकत से अपने लंग कैंसर का इलाज करता। पर मुई ने वक्त से पहले ही तुंग की फेस से वो मास्क हटाकर पा को उसके सामने सैक्रिफाइस कर दिया, जिससे यह पिशाच पहले ही जाग गया। यहाँ याओ को जो मेंथोल और नीलगिरी के तेल की महक आती थी, असल में मुई ही उसका इस्तेमाल मिस्टर तुंग की खराब होते बॉडी की बदबू को छुपाने के लिए करती थी। इतना कहकर गौ की कहानी भी एंड हो जाती है। इधर दूसरी तरफ फेंक जब पाक को ढूंढती हुई कॉरिडोर में घूम रही होती है तो वो अनजाने में गौ के उसी कमरे में जाती है जहाँ रखे अलमीरा में ट्विन सिस्टर्स की आत्मा कैद थी। फेंक को लगता है कि पाक उसी में छुपा है, इसलिए वो यह अलमीरा खोल देती है जिससे ट्विन सिस्टर्स की आत्माएं आजाद हो जाती है। पर तभी वहाँ फेंक को पाक की आत्मा दिखाई देती है, जहाँ फेंक को पता चलता है कि पाक को तुंग के पिशाच ने मार डाला है। इसलिए फेंक अपने हाथों से निकलते खून से तुंग के पिशाच को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। पर तुंग का पिशाच बहुत ताकतवर था, जिस कारण फेंक उसके सामने टिक नहीं पाती और वो भी मारी जाती है। तभी चिन वहाँ आकर पिशाच पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। पर तभी ट्विन सिस्टर्स की आत्माएं दौड़ कर आती है और तुंग की बॉडी में घुस जाती है, जिससे तुंग का पिशाच अब और ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इससे पहले कि चिन कुछ समझ पाता, वो पिशाच चिन पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ याओ भी आ जाता है। यहाँ चिन याओ से उसके टैलिस्मैन की ताकत मांगता है ताकि वो उस पिशाच को मार सके। याओ उसे इस शर्त पर ताकत दे देता है कि उसके पास एक सिगरेट के जलकर खत्म होने तक का ही वक्त होगा। अब याओ और चिन मिलकर इस पिशाच का सामना करते हैं। याओ टैलिस्मैन को कंट्रोल करके चिन को ताकत दे रहा था और चिन उस पिशाच से लड़ रहा था। पर चूंकि पिशाच के अंदर दो आत्माएं भी थी, इसलिए याओ को उस टैलिस्मैन को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी और पिशाच भी चिन पर भारी पड़ रहा था। टैलिस्मैन को कंट्रोल करने के दौरान इतना फोर्स जनरेट होता है कि याओ का एक हाथ ही टूट जाता है। पर तभी चिन किसी तरह पिशाच को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसी वक्त पवित्र रस्सी से बंधी एक लकड़ी की तलवार याओ चिन की ओर फेंकता है। जैसे ही चिन वो लकड़ी की तलवार तुंग के अंदर घुसाता है, याओ को सुबह की रोशनी नजर आती है, जिस कारण वो उन सभी को लेकर बिल्डिंग के उस फ्लोर से नीचे कूद जाता है। सूरज की रोशनी जैसे ही उस पिशाच पर पड़ती है, वो पिशाच राख बनने लगता है और ट्विन सिस्टर्स भी आजाद हो जाती है। तभी वहाँ मुई आती है और अपने पति की ऐसी हालत होता देखकर वो भी खुद को समाप्त कर लेती है। और अब फिर से हमें वही स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी। यहाँ मुई के साथ याओ और चिन भी मारे जाते हैं, पर इस बार फिर से हमें चीन की आंखों के थ्रू कुछ दिखाया जाता है जो हम सबका दिमाग घुमाने वाला था। हमें फिर से चिन को दिखाया जाता है जो उस बिल्डिंग में आता है जहाँ याओ बैठकर अपने नाखून काट रहा होता है, और याओ के स्टाफ को इस रेस्टोरेंट का मालिक दिखाया जाता है। आगे बढ़ने पर चिन को दिन में सोता अंकल ये
और लिफ्ट में पाक और फेंक मिलते हैं। उसके बाद उसे मुई दिखाई देती है और उसके मरे पति की फोटो। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिन ने खुद को समाप्त कर लिया है और याओ उसे बचाने की कोशिश में है। चिन के बॉडी को जो डॉक्टर एग्जामिन करता है वो और कोई नहीं बल्कि गौ था। तभी चिन का बेटा उसकी बॉडी को क्लेम करने वहां आता है, जो कि काफी बड़ा था, वैसा नहीं जैसा चिन सोचा करता था। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यह सब क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। यह सारा राज इस मूवी के नाम में छुपा है। मूवी के एंड में हमें जो दिखाया गया वही रियलिटी थी। फिल्म रिगर मोर्टिस का अंत इस बात का खुलासा करता है कि जो भी अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं एंड किरदार कहानी में दिखाए गए थे वो दरअसल चिन के मरते माइंड की उपज थी। जैसे जैसे चिन का शरीर रिगर मोर्टिस यानी मृत्यु के बाद की अकड़न की अवस्था में जा रहा था, वैसे वैसे उसका दिमाग ये सब घटनाएं गढ़ रहा था। फिल्म में दिखाए गए वैम्पायर, जुड़वां बहनें और बाकी भूत प्रेत असली नहीं थे, बल्कि चिन्ह के आखिरी क्षणों में उसकी बनती बिगड़ती चेतना की उपज थे, क्योंकि वो एक एक्टर था और उसने ऐसे कई रोल भी किए थे। तभी फिल्म के स्टार्ट में हमें चिन के पास ढेर सारे कॉस्ट्यूम भी नजर आते हैं। ये सब असल में वो लोग थे जिन्हें चिन ने अपनी मौत से पहले अपने अपार्टमेंट जाते वक्त रास्ते में देखा था। फिल्म का आखिरी सीन में हमें चिन के बेटे और गौ को मुर्दा घर में दिखाया जाता है। गौ का चेहरा शायद चिन ने इमेजिन किया था या वो पहले कभी उससे मिला होगा। रिगर मोर्टिस का मतलब है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर में होने वाली अकड़न। फिल्म में यह चिन्ह की मौत की अवस्था और उसके दिमाग में चल रही काल्पनिक अलौकिक घटनाओं का प्रतीक है। तो उम्मीद है आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर इसी बात पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक, एक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मूवी के बारे में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।